As we were doing the chapter house property, today we will continue that. मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी में बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक बिल्डिंग या उसके साथ जुड़ी हुई लैंड, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू, और आप उस बिल्डिंग के ऑनर होने चाहिए हैं। नंबर 3, उस बिल्डिंग को आपने अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ नहीं करना। हाउस प्रॉपर्टी में जो टैक्स लगता है वो लगता है बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू के ऊपर। इस बात को आप याद करें कि आपने एनुअल वैल्यू को निकालना है। तो आज के लेक्चर में मैं एनुअल वैल्यू से ही शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन कि हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है और हाउस प्रॉपर्टी में कि इनकम में कौन कौन सी इनकम को शामिल नहीं किया जाता वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे कि हम स्टाफ क्वार्टर अगर अपने ही स्टाफ को लेट आउट करते हैं तो उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर हम एक बिल्डिंग, बैंक, पोस्ट ऑफिस को लेट आउट करते हैं उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता। फिर मैंने आपको कंपोजिट लेटिंग कराया था, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन हमने डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रॉड। हमने को ओनर्स की ओन की भी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। तो ये सारे रूल्स मैंने अपने लास्ट ऑडियो लेक्चर में आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए थे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस या ड्वेल अपॉन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ एनुअल वैल्यू। क्योंकि मैंने आपको बताया था अपने पिछले ऑडियो लेक्चर में भी, जो पेपर में आपको इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाट इज़ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या है, हाउ इज़ इट डिटर्मिन्ड, उसको कैसे निकाला जाता है और उसको निकालते हुए क्या क्या चीज़ें माइनस की जाती हैं, व्हाट डिडक्शंस आर मेड व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ हेडिंग पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 पार्ट्स में इस टॉपिक को डिवाइड कर देंगे। सब क्योंकि मकान 2 तरीके के हैं। एक मकान वो हो सकता है जो मकान आपने दिया हो किराए पे, और दूसरा हो सकता है वो मकान जिसमें आप खुद रह रहे हों। किराए पे जब हम मकान देते हैं तो आप सब जानते होंगे उसको कहते हैं लेट आउट। लेट आउट, हमने मकान किराए पे दिया हुआ है। और अगर आपने किराए पे नहीं दिया हुआ, आप खुद रह रहे हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ कहते हैं खुद को, कि आपने खुद उस मकान को ऑक्यूपाई किया हुआ है, आप अपने परिवार के साथ उस मकान में रह रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये हम आज सीखेंगे। ये एक लेंथी टॉपिक है बेटा, 2-3 दिन मिनिमम चलेगा, तब हम इसकी एनुअल वैल्यू की कंप्यूटेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसका कोई भी ऑडियो लेक्चर आपने मिस नहीं करना है। मैंने आपको बताया हमारा जो टैक्स लगता है वो टैक्स लगता है हमेशा हाउस प्रॉपर्टी की आपको निकालनी पड़ेगी एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया मकान को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो मकान जो कि किराए पे दिए हैं, किराए पे नहीं दिया होगा तो आप उस मकान में खुद रह रहे होगे। अच्छा, उससे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनुअल वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज़ एनुअल वैल्यू। क्योंकि मैंने आपको बताया था थ्योरी क्वेश्चन जो आपको आता है उसमें लिखा हुआ आता है व्हाट इज़ एनुअल वैल्यू, क्या होता है एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। क्योंकि मैंने आपको बताया हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में बेसिस ऑफ चार्ज, टैक्स किसके ऊपर लगेगा, टैक्स लगता है एक मकान की एनुअल वैल्यू के ऊपर। एनुअल वैल्यू होता क्या है, ये मैंने एनुअल वैल्यू का आपको मीनिंग दिया है, ध्यान से सुनना। द सम, वो सम मतलब वो अमाउंट ऑफ मनी for which property might reasonably be expected to let out। मतलब एक्चुअली एनुअल वैल्यू होता है कि जिस मूल्य पर, जिस सम ऑफ मनी पर, जिस अमाउंट पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मकान किराए पर चढ़ जाएगा, ये हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है। आपका कोई मकान होता है ना, तो आपको लगता है कि देखो सामने वालों की कोठी जो है वो 10,000 रुपये पर मंथ के रेंट पे गई है, तो हमारी भी उनके जैसी बनी हुई है, हमारी भी 10,000 रुपीज़ पर मंथ के रेंट पे चली जाएगी। 10,000 को साल के 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसका मतलब साल का हमारा 1,20,000 रेंट तो आ जाना चाहिए। अब जब किराएदार आएगा, हो सकता है किराएदार कहीं नहीं, मैं 10,000 नहीं, मैं 9,500 दूंगा, हो सकता है ना, या किराएदार आए वो 12,000 रुपये मान जाए। एक्चुअल वो कितना रेंट देगा वो अलग हो सकता है, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो आप उम्मीद करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, द सम, दोबारा से पढ़िए इसके मीनिंग को, द सम फॉर विच, सम होता है अमाउंट ऑफ मनी, पैसे, कितने रुपए पे, द सम ऑफ मनी फॉर विच प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट आउट, जिस अमाउंट पे आप उम्मीद करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा मकान इतने रुपए पे किराए पे चढ़ जाएगा।
उस सम को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, क्या कहते हैं उस सम को? मतलब अगर मैं सोचती हूँ मेरा एक मकान है, वो मकान 10,000 रुपये महीने में आराम से किराए पे चढ़ जाना चाहिए, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड होता है जो आशा करनी। बाकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी अभी मैं आपको करवाऊंगी बेटा, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और ये बहुत ईजी होता है कैलकुलेट करना। आप जब सीखेंगे मेरे से इस लेक्चर में, इससे अगले लेक्चर में, यू विल कम टू नो कि एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन मोर देन ईजी है। ठीक है, पर अभी इस आज के ऑडियो लेक्चर में आपको मैं सिर्फ उसका थ्योरेटिकल पार्ट करवा रही हूँ। एक्सपेक्टेड रेंट क्लियर है? एक्सपेक्टेड रेंट नाम से ही समझ आ रहा है, एक्सपेक्टेड, हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रेंट मिल जाएगा हमारे मकान का फॉर ईयर्स टू कम। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, द सम फॉर विच प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट आउट फॉर ईयर्स, की आने वाले कई सालों तक मुझे लगता है इस रेंट पे तो आराम से मेरी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ जाएगी। उस रेंट को क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। उस एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? उसको कंपेयर किया जाता है जब आप असली में प्रॉपर्टी को किराए पे देते हो, प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो, तो जो आपको एक्चुअल रेंट मिलता है वो एक्चुअल रेंट आपके जो उम्मीद करने वाला रेंट था उसके बराबर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है ना। आपने सोचा 10,000 रुपीज़ पर मंथ में मेरी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ जाए, और आपकी प्रॉपर्टी 11,000 रुपये पर मंथ पे चढ़ी, तो आपका एक्चुअल रेंट जो आपको पर मंथ मिल रहा है वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा हो सकता है, या उससे रिवर्स क्या हो सकता है? आपने सोचा कि आपको किराया मिलना चाहिए 10,000 रुपीज़, और आपका किराएदार आके बार्गेनिंग करके कहता है मैं 9,500 दूंगा। कुछ भी हो सकता है ना। जब एक्चुअल रेंट आपको आएगा, जब असली में आप किराए पे प्रॉपर्टी दोगे, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, अभी तक हमारी प्रॉपर्टी किराए पे नहीं चढ़ी थी, वो हमारी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशंस थी कि हमें कितना रेंट मिल जाएगा। जब आपने प्रॉपर्टी एक्चुअली किराए पे दी, तो जो आपको एक्चुअल रेंट आपका किराएदार देगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इन दैट केस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विल बी, अगर तो एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया, ये है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट और ये है हमारा एक्चुअल रेंट। मान लो एक्चुअल रेंट ज़्यादा है आपके एक्सपेक्टेड रेंट से, आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी और एक्चुअल रेंट आपको जो मिला वो ज़्यादा मिला, तो उस केस में जो एक्चुअल रेंट है वो बन जाती है प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्चुअल रेंट कम होता है तब क्या होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, ये भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, वहाँ पे मैं अभी कैलकुलेशन आपको सारी सिखाऊंगी कैसे हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। अभी मैं आपको सिर्फ एनुअल वैल्यू का मीनिंग बता रही हूँ। जब आपने एनुअल वैल्यू का मीनिंग लिखना है ना बेटा, तब आपने ये लिख कर बताना है कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट को फिर हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर देते हैं, उससे हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती है। ये आपने एनुअल वैल्यू का मीनिंग में सिर्फ इतनी बात लिखनी है। ठीक है, एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होती है वो आप अभी 2-3 दिन में बहुत डिटेल में करोगे, और हम उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। इतना क्लियर है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू निकालने के लिए पहले आप अपना एक्सपेक्टेड रेंट देखोगे, फिर उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से, और अगर एक्चुअल रेंट जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेंट हो तो एक्चुअल रेंट ही बन जाती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो मैंने यहाँ पर लिख कर भी दिखाया है, ये है एक्सपेक्टेड रेंट। हम इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो हो जाएगी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है तो एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी, एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो एक्चुअल रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? देखो मैंने इससे पिछले वाली स्लाइड में आपको बताया, एक्सपेक्टेड रेंट को हमेशा कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, और इन दोनों में से जो भी हायर है वो हमारी क्या बन जाती है, वो हमारी बन जाती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल ली। एक बार ये ना मैंने आपके लिए एक परफॉर्मा दिया है, ये पढ़िए है, मैंने हेडिंग क्या बनाई है इसकी, दिस इज़ परफॉर्मा फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा इसको ध्यान से समझना, बच्चे पूरा चैप्टर कर लेते हैं, उन्हें ये परफॉर्मा नहीं आता होता। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल में निकाल के कैसे दिखाना है, आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से सिखाऊंगी। जो आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, जब आप उसको निकाल लेंगे उसमें से हमने 2 चीज़ें माइनस करनी है। जब ये 2 चीज़ें माइनस करोगे, माइनस करके आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। हम इसको ग्रॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी इसमें से खर्चे माइनस होने हैं, फिर हम खर्चे माइनस करने के बाद नेट अमाउंट आता है तो नेट एनुअल वैल्यू आएगी, राइट। हमेशा ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से यही 2 चीज़ें माइनस होंगी। ये परफॉर्मा स्टैंडर्ड है, इसको चेंज नहीं करना। तो क्या क्या माइनस करोगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली थी मैंने आपको बताया था, एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर किया जाता है, एक्चुअल रेंट से। विच एवर इज़ हायर वो बन जाती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
ठीक है, उसको भी हम बहुत सारे प्रैक्टिकल करके ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी सीखेंगे। जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे उसमें से माइनस करना है नंबर 1 म्यूनिसिपल टैक्सेस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिए होते हैं। पर एक चीज़ देख लेना, ये म्यूनिसिपल टैक्सेस किराएदार ना पे करे, कौन पे करे? मकान मालिक। देखो तभी मैंने लिखा हुआ है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर। कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड दिए होंगे पर पे किराएदार कर रहा है, उसको माइनस मत कर देना। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने की लॉ में शर्त है कि वो म्यूनिसिपल टैक्सेस किराएदार ने पे नहीं करने हैं, वो पे करने हैं मकान मालिक ने। और दूसरी बात, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड होने चाहिए। आपको कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मिलेगा म्यूनिसिपल टैक्सेस ड्यू माइनस नहीं होंगे, अगर वो पेड होंगे तभी वो माइनस होंगे, नहीं तो वो माइनस नहीं होंगे। राइट, क्लियर है? तो म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पेड हैं वही माइनस होंगे, और पे भी कौन करेगा? ऑनर पे करेगा, किराएदार पे नहीं करेगा। नंबर 2, अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट होता है अगर आपके किराएदार ने किराया मार लिया, आपको किराया नहीं दिया, अब वो आपका अनरियलाइज्ड हो गया कि किराएदार ने आपको अपने सारी कोशिशें कर ली किराएदार से किराया लेने की और वो आपको किराया दे ही नहीं रहा, आपका किराया नहीं आ रहा आपके पास, अनरियलाइज्ड हो गया है, तो वो भी हम माइनस कर सकते होते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट मैं आपको भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, भी इसकी थ्योरी करवाऊंगी कि क्या होता है अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने भी मैं आपको और अच्छे से सिखाऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे कैसे पहुँचते हैं। हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में परफॉर्मा यही स्टैंडर्डाइज परफॉर्मा है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली, हर क्वेश्चन में आप क्या माइनस करेंगे? उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर दिए हुए हैं वो माइनस होने हैं, पर उसकी 2 शर्तें हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड हो, और पे भी कौन करेगा? ऑनर पे करेगा। और नंबर 2 माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। जब ये दोनों चीज़ें माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू में से भी 2 चीज़ें माइनस होती हैं। नंबर 1 माइनस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? ये जो मकान मालिक है उसने अपनी इनकम पे, जो उसको रेंट की इनकम मिली है, उस पर टैक्स पे करना है, पर जब वो उसको इनकम मिल रही है, मकान मालिक अपने मकान पे जो किराए पे दिए हुए बहुत सारे खर्चे भी करता है। जैसे मकान में अगर रिपेयर चाहिए तो वो रिपेयर करा के देता है, मकान में कोई पेंट कराने की ज़रूरत है वो पेंट कराता है, तोड़ फोड़ की ज़रूरत है उसको ठीक करा के देता है, तो उसके कुछ एक खर्चे भी होते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप स्टैंडर्ड खर्चों के लिए 30% नेट एनुअल वैल्यू में से खर्चे मान लो। जितने भी नेट एनुअल वैल्यू है, सपोज नेट एनुअल वैल्यू है 10,000, तो 10,000 का 30% आप माइनस कर लो खर्चा मानते हुए, तो 3,000 पे नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। अगर नेट एनुअल वैल्यू जो है कितनी है? 10,000, मतलब जितनी भी नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% हमेशा माइनस हो जाएगा। और वो किस नाम से माइनस होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से। और दूसरी चीज़ हम माइनस करेंगे नेट एनुअल वैल्यू में से अमाउंट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने बैंक से लोन लिया है उस प्रॉपर्टी के लिए तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। ये बेटा एक पूरी फुल फ्लेज प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है जो मैं आपको सिखाऊंगी। वो आप वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करोगे और वो वर्किंग नोट्स दिखाओगे तभी पूरे नंबर मिलते हैं। मैं आपको बता रही हूँ बेटा ये बात, चाहे आप सैलरी का क्वेश्चन कीजिए चाहे रेजिडेंशियल स्टेटस का, जो हमें कैलकुलेशन करनी होती हैं, अगर आप वो कैलकुलेशंस करके प्रॉपर वर्किंग नोट से नहीं दिखाते हैं तो पेपर चाहे चेक करूँ मैं, चाहे करे बाहर वाला एग्जामिनर, आपके वर्किंग नोट्स के नंबर कटते हैं। ठीक है, तो आपने चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो कैलकुलेशंस है वो प्रॉपरली कर दिखानी है। ठीक है, तो फिर हम आ जाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे। ये हुआ आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या क्या माइनस हुआ? नंबर 1 म्यूनिसिपल टैक्सेस और नंबर 2 अनरियलाइज्ड रेंट। दोनों चीज़ें माइनस करोगे तो आप आगे नेट एनुअल वैल्यू में उसमें से फिर 2 चीज़ें माइनस होंगी। क्या क्या? नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमेशा 30% है नेट एनुअल वैल्यू की, जितनी भी नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% माइनस कर देना है। और नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन माइनस होगी। कैसे ये कैलकुलेट करना है मैं आपको सिखाऊंगी। तो जब हम ये माइनस कर देंगे तो हम आ जाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे, जो आपके हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर होता है जो आपको निकालना होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इसको आप आराम से देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको लर्न कर लीजिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे हम, उसमें से 2 चीज़ें माइनस होनी है, म्यूनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड रेंट। इसको कहीं लिख कर अच्छे से लर्न करो। दोनों चीज़ें माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से फिर 2 चीज़ें हम डिडक्शंस हम देते हैं अंडर सेक्शन 24। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन ऑफ लोन। दोनों माइनस करने के बाद आ जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू करवा रही थी, यहाँ तक बेटा आपको क्लियर हो गया? मैंने आपको इसका आज परफॉर्मा करवाया है।
ये अच्छे से कर लो। इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।